सीता, आज फिर सुबह से अच्छी बिक्री हुई है। अगर इसी तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बचता रहा तो शायद अगले साल तक हम अपना छोटा सा होटल खोल सकेंगे। तब हमें इस पुराने ठेले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं भी यही सोचती हूँ। भगवान ने चाहा तो हमारा बेटा अच्छी पढ़ाई करेगा और हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस ईमानदारी से काम करते रहो, बाकी सब समय पर ठीक हो जाएगा। सूरजपुर कस्बे की मुख्य सड़क पर मोहन का छोटा सा छोले भटूरे का ठेला था। कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे लोगों के बीच सम्मान दिला दिया था। हर ग्राहक उसके व्यवहार की तारीफ करता था। मोहन, मैंने पूरे कस्बे में तुम्हारे जैसे छोले भटूरे नहीं खाए। लोग स्वाद के लिए आते हैं, लेकिन बार बार इसलिए लौटते हैं क्योंकि तुम कभी किसी को धोखा नहीं देते। रमेश भाई, गरीब आदमी के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका भरोसा होता है। अगर मैं लोगों का विश्वास खो तो मेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारी यही सोच एक दिन तुम्हें आगे ले जाएगी। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। देर हो सकती है, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। मोहन कई वर्षों से हर दिन थोड़ी थोड़ी बचत कर रहा था। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख देता था। किसी को ठीक से नहीं पता था कि उसने कितनी रकम जमा कर ली है। सुनो, मैंने जो पैसे अलग रखे हैं उन्हें आज रात फिर गिन लेना। इतने सालों की मेहनत है, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। चिंता मत करो, मैं उन पैसों को लोहे के डिब्बे में बंद करके रखता हूँ। जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाता, मैं उन्हें किसी भी हालत में खर्च नहीं करूंगा। उसी कस्बे में राजू नाम का आदमी भी रहता था। वह काम से ज्यादा आसान कमाई के सपने देखता था। लोग उसकी चालाकी से परिचित थे, लेकिन वह हमेशा मीठी बातें करके सबका विश्वास जीतने की कोशिश करता था। मोहन भाई, आजकल तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लगता है जल्दी ही तुम इस पूरे इलाके में सबसे मशहूर छोले भटूरे वाले बन जाओगे। अरे नहीं राजू, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। भगवान जितना दे देते हैं उसी में खुश रहता हूँ। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना। यही तो तुम्हारी खासियत है। आजकल लोग पैसा देखकर बदल जाते हैं, लेकिन तुम अभी भी पहले जैसे ही सीधे और सादे इंसान हो। राजू मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसने कई दिनों से देखा था कि मोहन की कमाई बढ़ रही है। अब उसकी उत्सुकता यह जानने की थी कि मोहन आखिर पैसे कहाँ रखता है। मोहन, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। हर किसी पर भरोसा मत किया करो। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। तुम सही कहते हो, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत सोचने की आदत नहीं रखना चाहता। जब तक कोई नुकसान न करे, मुझे सब अच्छे ही लगते हैं। बस यही बात मुझे डराती है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा भरोसा भी इंसान को मुश्किल में डाल देता है। रमेश की बात सुनकर मोहन कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे विश्वास था कि उसके आसपास के लोग उसकी शुभचिंतक हैं। मोहन भाई, अगले महीने जो बड़ा मेला लगने वाला है उसमें तुम्हें जरूर दुकान लगानी चाहिए। हजारों लोग आएंगे, तुम्हारी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो इस बार मेले के बाद शायद होटल खोलने का सपना और करीब आ जाएगा। फिर तो तुम्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ज्यादा सामान खरीदना होगा, ज्यादा बर्तन लेने होंगे और कुछ मजदूर भी रखने पड़ सकते हैं। राजू ने बड़ी चतुराई से बातचीत को पैसे की तरफ मोड़ दिया। वह जानना चाहता था कि मोहन के पास वास्तव में कितनी बचत है और वह उसे कहाँ रखता है। मोहन, मेले की तैयारी के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे। जितनी जल्दी सामान खरीद लोगे उतना अच्छा रहेगा। बाद में सब चीजें महंगी हो सकती हैं। हाँ, कल रात मैं पूरे पैसे गिनूंगा। इतने वर्षों की बचत अब काम आने वाली है। बस भगवान करे कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। उस रात मोहन ने घर का दरवाजा बंद किया और लोहे का डिब्बा बाहर निकाला। उसमें उसकी वर्षों की मेहनत की जमा पूंजी रखी थी। उसे यह नहीं पता था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। तो यह बात है, इतने सालों की कमाई इसी डिब्बे में छिपी हुई है। अगर यह पैसा मेरे हाथ लग जाए तो मुझे जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के बाहर अंधेरे में खड़ा राजू खिड़की की दरार से सब कुछ देख चुका था। उसके मन का लालच अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उसने उसी रात एक खतरनाक फैसला ले लिया। सीता, अब मुझे लग रहा है कि हमारा सपना सच होने वाला है। बस कुछ ही महीनों में हम अपना होटल खोल लेंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो।
हमने बहुत संघर्ष किया है। अब लगता है कि हमारी मेहनत का समय सचमुच रंग लाने वाला है। मोहन और सीता भविष्य के सपने देखते, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन की आंख खुल गई। वह मेले की तैयारी के लिए पैसे निकालना चाहता था। उसके चेहरे पर उत्साह था। सीता, मैं अभी डिब्बा निकालकर पैसे गिन लेता हूँ। आज बाजार जाकर सामान खरीदना है। अगर तैयारी समय पर हो गई तो मेले में हमारी कमाई पहले से कई गुना बढ़ सकती है। ठीक है, मैं तब तक चाय बना देती हूँ। इतने सालों की मेहनत अब काम आने वाली है। सच कहूँ तो मुझे भी अपने छोटे से होटल का सपना अब पहले से ज्यादा करीब दिखाई देने लगा है। मोहन ने बिस्तर के नीचे हाथ डाला, लेकिन डिब्बा वहां नहीं था। पहले उसे लगा कि शायद उसने जगह बदल दी होगी। अगले कुछ मिनटों में पूरा घर उलट-पुलट हो गया, लेकिन डिब्बा कहीं नहीं मिला। सीता, डिब्बा नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह देख लिया है। बिस्तर के नीचे नहीं है, अलमारी में नहीं है, रसोई में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो? ध्यान से देखो। इतनी बड़ी चीज अचानक गायब नहीं हो सकती। शायद तुमने किसी दूसरी जगह रख दिया हो और अभी याद नहीं आ रहा हो। नहीं, मुझे सब याद है। मैं हर बार उसे उसी जगह रखता था। कोई उसे घर से ले गया है। हमारी पूरी जमा पूंजी, सब कुछ चला गया। मोहन की आवाज कांप रही थी। वर्षों की मेहनत एक झटके में गायब हो चुकी थी। सीता के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों कुछ क्षणों तक चुप खड़े रहे, मानो उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। हिम्मत मत हारो। पहले सोचते हैं कि यह किसने किया होगा। घर में जबरदस्ती घुसने के निशान भी नहीं है। जरूर किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे घर की जानकारी थी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आखिर कौन हमारी मेहनत की कमाई लेकर जा सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कुछ देर बाद मोहन ठेले पर पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। रमेश ने उसे देखते ही समझ लिया कि कोई बड़ी परेशानी हुई है। क्या बात है मोहन, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि रात को कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। रमेश भाई, सब खत्म हो गया। मेरी पूरी जमा पूंजी चोरी हो गई। वर्षों से जो पैसा बचा रहा था वह एक रात में गायब हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या? ये बहुत बड़ी बात है। किसी को जरूर पता था कि पैसा कहाँ रखा है। तुमने ये बात कितने लोगों को बताई थी? अच्छी तरह सोचो। मोहन सोचने लगा, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। तभी थोड़ी देर बाद राजू वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे मोहन भाई, मैंने सुना कि तुम्हारे घर चोरी हो गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुनिया में कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि गरीब की मेहनत भी नहीं छोड़ते। हाँ राजू, सब कुछ चला गया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि अब दोबारा शुरुआत कैसे करूं। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों की मेहनत बेकार हो गई। हिम्मत रखो, पैसा गया है, मेहनत नहीं गई। तुम जैसे इंसान फिर से खड़े हो सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम पहले से ज्यादा सफल बनोगे। राजू सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुश था। चोरी उसी ने की थी और अब वह सोच रहा था कि इतने पैसों का उपयोग कैसे किया जाए कि किसी को शक न हो। मोहन, चाहे जो हो जाए, हमें काम बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम बैठ गए तो नुकसान और बढ़ जाएगा। कम से कम ठेला तो अभी भी हमारे पास है। तुम सही कह रही हो। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं फिर से मेहनत करूंगा, चाहे शुरुआत शून्य से ही क्यों ना करनी पड़े। अगले कई दिनों तक मोहन पहले की तरह काम करता रहा। दर्द उसके भीतर था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यह बात धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैल गई। तुम्हें देखकर मुझे सम्मान महसूस होता है। कोई दूसरा आदमी होता तो शायद टूट जाता, लेकिन तुम अभी भी मेहनत कर रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रोने से पैसा वापस नहीं आएगा। अगर किस्मत ने छीना है तो शायद मेहनत फिर से दिला भी देगी। मुझे अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना ही होगा। इधर राजू ने चोरी के पैसों से नए कपड़े खरीदे, महंगा मोबाइल खरीदा और लोगों के सामने रौब दिखाने लगा। कस्बे के कई लोग उसके अचानक बदले हुए रहन सहन को देखकर हैरान थे। राजू, आजकल तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। कुछ महीनों पहले तक तुम पैसों की कमी की बात करते थे और अब रोज नई चीजें खरीद रहे हो। अरे भाई, किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता।
मुझे एक पुराना काम याद आ गया था, उसी से थोड़ा फायदा हो गया, बस उसी का परिणाम है। राजू ने बात तो टाल दी, लेकिन रमेश को उसका जवाब अजीब लगा। फिर भी उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रमेश भाई, कभी कभी लगता है कि मेरा सपना अब शायद पूरा नहीं होगा। फिर सोचता हूँ कि अगर हार मान ली तो मेहनत करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने जीवन में देखा है कि कई बार सबसे बड़ा अंधेरा उसी समय आता है जब रोशनी बहुत करीब होती है। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में रमेश की बात गूंजती रही। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। रमेश भाई, चोरी को कई महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी उस रात को भूल नहीं पाया हूँ। जब भी पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ, मन में डर बैठ जाता है कि कहीं फिर सब कुछ न छीन जाए। डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम उसी डर में जीते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने देखा है कि तुम पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। यही मेहनत एक दिन तुम्हें नई मंजिल तक पहुंचाएगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे खिलाफ है। फिर अपने परिवार का चेहरा याद आता है और मैं दोबारा हिम्मत जुटा लेता हूँ। चोरी के बाद कई महीने गुजर चुके थे। मोहन ने दुख को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। उसका ठेला फिर से ग्राहकों से भरने लगा था और लोग पहले की तरह उसके स्वाद की तारीफ कर रहे थे। सुनो, पिछले कुछ हफ्तों से कमाई पहले से बेहतर हो रही है। अगर हम इसी तरह बचत करते रहे तो शायद फिर से अपना सपना पूरा कर पाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। इस बार मैं और ज्यादा सावधानी बरतूंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत के साथ साथ सतर्क रहना भी जरूरी होता है। उधर राजू के मन में लालच कम होने के बजाय और बढ़ गया था। चोरी के पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। वह बार बार सोचता था कि मोहन को दोबारा कैसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। मोहन भाई, आजकल तुम्हारा ठेला फिर से खूब चल रहा है। लगता है तुमने पुराने नुकसान की भरपाई लगभग कर ली है। सच कहूं तो तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद राजू। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत करनी ही चाहिए। मैं बस यही सोचता हूँ कि ईमानदारी से काम करता रहूं। बाकी जो होगा देखा जाएगा। वैसे मैंने एक बात सोची है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर काम करें तो तुम्हारा कारोबार और तेजी से बढ़ सकता है। राजू की आवाज में मिठास थी, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे। वह फिर से मोहन का भरोसा जीतना चाहता था ताकि भविष्य में कोई बड़ा फायदा उठा सके। नहीं भाई, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन अभी मैं अकेले ही काम करना चाहता हूँ। पहले जो नुकसान हुआ था उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना पसंद करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने तो सिर्फ मदद की बात कही थी। वैसे भी दोस्ती में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब जरूरत लगे मुझे याद कर लेना। राजू बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज था। उसे उम्मीद थी कि मोहन उसकी बात मान लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब वह कोई नया रास्ता खोजने लगा। मोहन, मुझे एक बात पूछनी है। क्या तुम्हें कभी राजू के व्यवहार में कुछ अजीब नहीं लगा? पिछले कुछ समय से वह मुझे जरूरत से ज्यादा मीठा दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। हो सकता है वह सचमुच बदल गया हो। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं बिना वजह किसी पर शक नहीं करना चाहता। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सावधान रहना। दुनिया में हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। रमेश की बात सुनकर मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसकी आदत थी कि वह लोगों में अच्छाई खोजता था। आज बाजार से लौटते समय मैंने देखा कि राजू बहुत महंगे कपड़े खरीद रहा था। कुछ महीने पहले तक उसके पास साधारण खर्चों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। सच कहूं तो मैंने भी यह बदलाव देखा है, लेकिन शायद उसे कहीं अच्छा काम मिल गया होगा। मैं किसी की कमाई के बारे में अनुमान लगाना ठीक नहीं समझता। मोहन अभी भी वही पुराना सीधा साधा इंसान था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिन सवालों को वह नजरअंदाज कर रहा है, वही सवाल एक दिन पूरी सच्चाई सामने लाने वाले हैं। मोहन भाई, अगले हफ्ते शहर से कुछ बड़े व्यापारी आने वाले हैं। अगर उन्हें तुम्हारे छोले भटूरे पसंद आ गए तो तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं ज्यादा सपने नहीं देखता। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। तुम्हारी यही सादगी मुझे पसंद है। शायद इसी वजह से लोग तुम्हें इतना सम्मान देते हैं।
हर किसी के बस की बात नहीं होती कि मुश्किल समय में भी ईमानदार बना रहे। राजू फिर मीठी बातें कर रहा था, लेकिन उसी समय उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे पता चला कि कस्बे के बाहर की जमीनों का सरकारी रिकॉर्ड दोबारा जांचा जा रहा है। मोहन, आज तहसील से कुछ लोग आए थे। वे पुराने जमीन के कागजात देख रहे थे। शायद कस्बे के आसपास कोई बड़ा निर्माण होने वाला है। मुझे उससे क्या लेना देना? मेरे पास तो कोई जमीन नहीं है। मैं तो बस अपने ठेले और परिवार के साथ खुश हूँ। हो सकता है तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई बार पुरानी बातें अचानक महत्वपूर्ण बन जाती हैं, इसलिए पुराने कागजात संभाल कर रखना। मोहन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजू का चेहरा अचानक उतर गया था। उसे याद आया कि वर्षों पहले उसने कुछ ऐसे कागज देखे थे जिनका संबंध मोहन के पिता से था। अगर वे कागज अभी भी उसके पास हुए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। मुझे जल्द ही पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है। राजू पहली बार घबराया था। दूसरी तरफ मोहन अपनी मेहनत में लगा था। उसे नहीं पता था कि किस्मत एक बार फिर उसकी जिंदगी बदलने वाली है और इस बार कहानी का रुख बिल्कुल अलग होने वाला है। मुझे यह बात समझनी होगी कि तहसील वाले आखिर पुराने कागजात क्यों देख रहे हैं। अगर मामला वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो मोहन की किस्मत अचानक बदल सकती है और मेरी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। राजू, आजकल तुम बहुत परेशान दिखाई देते हो। पहले तो हमेशा बड़े आराम से घूमते रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ निजी काम चल रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब उसे कई बातों की चिंता एक साथ करनी पड़ती है। राजू बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर मोहन हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ था और उसे आने वाले बदलाव का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सीता, आज तहसील कार्यालय से एक आदमी आया था। उसने कहा कि मुझे कल कुछ पुराने कागजात लेकर वहां पहुंचना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तुम चले जाना। हो सकता है किसी सरकारी रिकॉर्ड में तुम्हारे पिता का नाम हो। कई बार वर्षों पुरानी बातें अचानक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इंसान को उसका पता भी नहीं चलता। ठीक है, मैं सारे पुराने कागजात निकाल कर रख देता हूँ। वैसे भी उन्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। शायद उनमें कोई ऐसी बात हो जो मुझे भी नहीं पता। अगले दिन मोहन पुराने दस्तावेज लेकर तहसील कार्यालय पहुंचा। वहां मौजूद अधिकारियों ने कागजात ध्यान से देखे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। साहब, क्या कोई समस्या है? आप लोग इतने ध्यान से कागज देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। अगर कोई गलती है तो कृपया साफ साफ बता दीजिए। घबराओ मत मोहन, पहले उनकी पूरी बात सुन लो। कई बार जिन बातों से हम डरते हैं वही बातें बाद में हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आती हैं। मोहन जी, समस्या नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सूचना है। आपके पिता के नाम पर कस्बे के बाहर की एक जमीन का रिकॉर्ड मिला है, जिसे सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर रही है। यह सुनते ही मोहन और रमेश दोनों हैरान रह गए। मोहन को तो याद भी नहीं था कि उसके पिता के नाम कोई जमीन थी। वर्षों से वह दस्तावेज पुराने संदूक में पड़े हुए थे। साहब, मुझे तो उस जमीन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं है। आखिर वह जमीन कहाँ है? वह जमीन अब बहुत मूल्यवान हो चुकी है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार उसका मुआवजा करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। अंतिम प्रक्रिया पूरी होते ही आपको आधिकारिक सूचना दे दी जाएगी। मोहन को अपनी ही सुनाई नहीं दे रही थी। जिस आदमी ने वर्षों तक ठेले पर मेहनत की थी, उसके सामने अचानक एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता दिखाई दे रहा था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अगर यह सच है तो सबसे पहले मैं अपने बेटे की पढ़ाई और अपने होटल का सपना पूरा करूंगा। यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोगों ने मोहन को बधाई देना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन राजू था। उसे लग रहा था कि किस्मत फिर से मोहन का साथ दे रही है। यह कैसे हो सकता है? मैंने उसका पैसा चुराया, फिर भी वह मुझसे आगे निकल गया। आखिर हर बार किस्मत उसी के पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती है? राजू, इंसान दूसरे की मेहनत छीन सकता है, लेकिन उसकी किस्मत नहीं छीन सकता।
जो आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन रोकने वाले कम। तुम यह सब बातें क्यों कह रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी पर शक हो और तुम घुमा फिराकर कुछ कहना चाह रहे हो। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधे राजू पर थीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उसे कुछ ऐसी बातें पता चली थीं जिन्होंने उसके मन में पुराने सवाल फिर से जगा दिए थे। मोहन, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। चोरी के बाद से मैं कई लोगों से बात कर रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि उसी समय के आसपास राजू अचानक बहुत पैसा खर्च करने लगा था। क्या कह रहे हो? राजू मेरा दोस्त है। मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। शायद ये सिर्फ संयोग हो और कुछ नहीं। देखा, मोहन मुझे जानता है। मैं भले गरीब रहा हूं, लेकिन किसी का पैसा चुराने जैसा काम कभी नहीं कर सकता। लोग बेकार की बातें बनाते रहते हैं। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तभी तहसील कार्यालय का एक कर्मचारी जल्दी जल्दी वहां पहुंचा और उसने अधिकारियों को एक नई जानकारी दी। सर, पुराने रिकॉर्ड की जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मिला है। मोहन जी के पिता ने अपनी वसीयत में एक नाम और लिखा था जिसकी अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। एक और नाम? लेकिन हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है जिसके बारे में मुझे जानकारी ना हो। कृपया पूरी बात बताइए। अब मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। रिकॉर्ड के अनुसार मोहन जी के पिता ने वर्षों पहले एक अनाथ बच्चे को अपने संरक्षण में लिया था। कानूनी दस्तावेज बताते हैं कि वह बच्चा परिवार का हिस्सा माना गया था। सभी लोग हैरान रह गए। मोहन ने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे और बाकी लोग भी उत्तर का इंतजार कर रहे थे। वह बच्चा कौन था? अगर वह हमारे परिवार का हिस्सा था तो उसका नाम रिकॉर्ड में जरूर होगा। कृपया मुझे उसका नाम बताइए। दस्तावेजों में जिस बच्चे का नाम दर्ज है वह कोई और नहीं बल्कि राजू है। आपके पिता ने बचपन में उसकी मदद की थी और उसे अपने परिवार का सदस्य माना था। यह सुनकर ही सब स्तब्ध रह गए। राजू का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन को पहली बार समझ आया कि उसके पिता राजू की इतनी मदद क्यों किया करते थे। नहीं, यह सच है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बात सामने आएगी। तुम्हारे पिता ने मुझे सहारा दिया था और मैंने उसी परिवार के साथ विश्वासघात कर दिया। तो यह सच है? तुम जानते थे कि मेरे पिता ने तुम्हारी मदद की थी, फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। तुम्हारे पैसे मैंने ही चुराए थे। पहले मैं सच छिपाना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं बची है। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अधिकारियों ने दस्तावेजों का अंतिम पन्ना मोहन के सामने रखा और एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को फिर से चौंका दिया। वसीयत में लिखा है कि यदि कभी यह जमीन मूल्यवान बने तो उसकी आधी हिस्सेदारी मोहन और आधी हिस्सेदारी राजू को दी जाएगी। आपके पिता दोनों को अपना बेटा मानते थे। मतलब जिस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया उसी के साथ मुझे यह संपत्ति बांटनी होगी। सच कहूं तो मैंने ऐसा मोड़ अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। मैं इस हिस्से का हकदार नहीं हूं। जिसने मुझे बेटा माना उसी के परिवार को मैंने नुकसान पहुंचाया। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने अपना अधिकार खो दिया है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था। जिस व्यक्ति ने मोहन को लूटा था वही कानूनी रूप से उसके पिता की संपत्ति का आधा उत्तराधिकारी निकला। लालच ने उसे अपराधी बना दिया था, लेकिन सच्चाई ने उसे अपने अपराध के सामने खड़ा